हर सुबह ईश्वर का उपहार है। नई सुबह नई सोच लाती है। हर सुबह हमारे जीवन से अंधेरा मिटाती है, जीवन में नई चाह लाती है। नई सुबह में छुपी होती है सफलता की राह। इसलिए आगे बढ़ने के लिए चाहिए मन की निरंतर चाह। सुप्रभातम, स्वागत है आपका इस विशेष कार्यक्रम में। मैं हूं किरण भारद्वाज। जीवन में कठिन समय आता जाता रहता है। जीवन में जब कठिन समय आता है तो उसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए, क्योंकि वही समय है जो सफलता के बीज बोने का समय है। जीवन में कठिन समय हो या अच्छा समय, अर्थात समय जैसा भी हो, उसमें कुछ ऐसा ज़रूर है जो आप कर सकते हैं। इसलिए अपना प्रयास जारी रखना चाहिए और समय का मान रखना चाहिए। समय का ज्ञान लेते हैं, इसके लिए आइए देख लेते हैं आज का पंचांग। आज का पंचांग युगाब्द 5128, विक्रम संवत 2083, शक संवत 1948, उत्तरायण, आषाढ़ मास, कृष्ण पक्ष, चतुर्दशी तिथि, सोमवार, आर्द्रा नक्षत्र। आज का दिन सभी के लिए मंगलमय हो। महान मस्तिष्क विचारों पर चर्चा करते हैं, औसत मस्तिष्क चर्चा करते हैं घटनाओं पर और छोटे मस्तिष्क चर्चा करते हैं लोगों पर। अगर आप अपने जीवन में बड़ा परिवर्तन लाना चाहते हैं तो अपने विचारों को बदलना शुरू कीजिए, क्योंकि उसी से आपका जीवन बदलेगा, सार्थक होगा और आपको जीवन में सफलता प्राप्त होगी। क्योंकि जो करते हैं हमारे जीवन में ऊर्जा का संचार, वो हैं हमारे श्रेष्ठ और सकारात्मक विचार। कन्यानां संप्रदानं च कुमाराणां च रक्षणं राष्ट्रस्य संग्रहे नित्यं विधानमिदमाचरेत्। कन्याओं के हितों की समुचित व्यवस्था करना, नई पीढ़ी के संरक्षण एवं विकास को सुनिश्चित करना तथा राष्ट्र की एकता, सुरक्षा, समृद्धि और सुव्यवस्थित संचालन के लिए निरंतर आवश्यक प्रबंध करना, ये प्रत्येक जनप्रतिनिधि के नित्य कर्तव्य हैं। Ensuring the welfare of women, protecting and nurturing the younger generation, and continually making the necessary arrangements for the unity, security, prosperity, and orderly governance of the nation are the constant duties of every representative of the people. जो जीवन में अमूल्य है वो हमें प्रकृति से प्राप्त हुआ है, चाहे बात हो प्राण की, श्वास की, हवा की या जल की। भारतीय ज्ञान परंपरा में जल को महत्वपूर्ण माना गया है। आइए देखते हैं जल तत्व के महत्व पर आधारित हमारे सहयोगी डॉक्टर नारायण दत्त मिश्र की ये विशेष रिपोर्ट। भारतीय ज्ञान परंपरा में आज बात एक विशेष तत्व की, जल तत्व की। और हमें पता है कि जल जीवन का आधार होता है। पृथ्वी में सबसे महत्वपूर्ण तत्वों में से एक जल तत्व ही होता है। संस्कृत शास्त्रों में, संस्कृत के वाङ्मय में क्या कुछ वर्णित है जल के बारे में, आइए जान लेते हैं अपनी इस रिपोर्ट के माध्यम से। जीवातु भूतम परमं जलम विना तत् कुतो जीवनम। जल तत्व जो आधार है जीवन का, वस्तुतः अन्न और रसों की आधार स्थली है यह वसुधा, पृथ्वी, धरित्री या धरती। अनेक औषधियों और वनस्पतियों की विविधतापूर्ण उपस्थिति से सजी इस धरती पर भला जल तत्व के बिना यह सब कुछ संभव ही कैसे हो सकता है। निस्संदेह इस सृष्टि में हमारी पृथ्वी बहुत विशेष है और इसकी विशेषता को सही मायनों में और अधिक बढ़ाता है जल तत्व। यह जल तत्व ही है जिसे सृष्टि के आरंभ में सर्वप्रथम उत्पन्न तत्वों में से एक कहा जाता है।
पृथ्वी पर यही जल तत्व कैसे और किन किन रूपों में परिवर्तित होता हुआ जीवन के स्वरूप को करता है स्पष्ट, सार्थक व परिभाषित, यह विषय प्राचीन संस्कृत वाङ्मय में भी आधुनिक विज्ञान के सिद्धांतों के सापेक्ष ही निरूपित है, जो अवश्य ही भारतीय ज्ञान परंपरा की महनीयता की कहानी कहने को पर्याप्त है। आपो हिष्ठा मयो भुवस्तान ऊर्जे दधातन महेरणाय चक्षसे यो वः शिवतमो रसः तस्य भाजयते हनः उशतीरिव मातरः तस्मा अरंगमामवः यस्य क्षयाय जिन्वथ। वेद में जल के लिए आपः शब्द का प्रयोग हुआ है। आपः विश्वस्य भेषजी, जल को सभी प्रकार की उत्पत्ति का मूल कारण माना गया है। विज्ञान भी इसको इस रूप में स्वीकार करता है। जल तत्व को निरूपित करते वेदों उपनिषदों के अनेक वचन जल के जीवनगत माहात्म्य को स्पष्ट करते प्राप्त होते हैं, जहां जल की सुस्थिति और जलीय अभाव को भी महत्व देते हुए देशों को नाम प्रदान किया जाना जलगत जागरूकता की दृष्टि से कम महत्वपूर्ण नहीं। देशो नद्यम्बु वृष्ट्यम्बु संपन्न व्रीहि पालितः स्यान् नदी मातृको देवमातृकश्च यथाक्रमम्। जल तत्व पर समग्र जागरूकता का निदर्शन न केवल जल के जीवन में भाव और अभाव को आधार बनाकर प्राचीन शास्त्रकारों द्वारा स्थलों के दिए गए संस्कृत नामों और अन्य श्लोकबद्ध वर्णनों के माध्यम से ही प्राप्त होता है, बल्कि विपुल संस्कृत साहित्यगत कृतियों में आलंकारिक रूप में भी जल तत्व की उत्पत्ति, स्थिति और रूपांतरण का अत्यंत विशद रूप में उपस्थापन निस्संदेह आज भी भारतीय ज्ञान परंपरा के प्रबल उद्घोष को प्रमुखता से स्पष्ट करता है। धूमज्योति ज्योति सलिल मरुताम सन्निपातः मेघा। जल तत्व की उत्पत्ति, स्थिति, रूपांतरण का यह कालिदासीय वर्णन स्वयं में केवल काव्यगत कल्पना का ही भाग मात्र है, अतः यह जलीय संचेतना का परम प्रामाणिक तथ्य नहीं। इस तरह के आक्षेपों का समक्ष रखना निस्संदेह निरर्थक ही है, क्योंकि इन वर्णनों का मूल वैदिक साहित्य की अत्यंत विस्तृत निधियों में अनुस्यूत है, जहां पदे पदे वैज्ञानिकता का परिपाक हमें प्राप्त होता है, और भला तथ्यगत वैज्ञानिक दृष्टि को कौन नजरअंदाज कर सकता है। और प्राण से सृष्टि का आरंभ होता है और अंत में वहाँ रई का अर्थ करते हुए जल आता है। जल और उष्णता को मिलाकर ही सृष्टि शुरू होती है, ऐसा वैज्ञानिक निष्कर्ष भी है, क्योंकि जल का जब उष्णता के साथ एक निश्चित अनुपात में संबंध होता है तो उससे जीवन की क्रिया शुरू होती है। पृथ्वी के ऊपर जो भी जीव जंतु हैं, जितनी प्रकार के की यहाँ सृष्टि हुई है, वस्तुतः वह पृथ्वी के अंदर में रहने वाले जल के द्वारा जो एक प्रक्रिया होती है, उसी की अभिव्यक्ति के रूप में हम सभी और सभी जीव जंतु यहाँ उपस्थित हैं। वस्तुतः संस्कृत वाङ्मयगत जल तत्व निरूपण न केवल जीवन के लिए बल्कि जीवन के संरक्षण के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसलिए ही प्राचीन काल के राजाओं और उनके अद्वितीय शिल्पियों के द्वारा दुर्गों के निर्माण के क्रम में जल तत्व के महत्व को स्वीकारते हुए ही उन्नत और सुरक्षा की दृष्टि से अभेद्य विनिर्माण का कार्य संपादित किया जाता था। और जब एक तरफ बात रक्षा की दृष्टि से दुर्गों के हुए निर्माण की हो, तो भला वाणिज्यिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण ऐतिहासिक गौरव गाथाओं की बानगी भर प्रतिपादित करती और भारतीय जलगत संपन्नता को स्पष्ट करती पत्तनों की अवस्थिति व उनके जीवनगत माहात्म्य को कौन कम कर आंक सकता है, जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इसी जल तत्व से ही जुड़कर मानव जीवन की रक्षा, सुरक्षा, संपोषण और समृद्धि को एक साथ स्वयं में समाविष्ट कर सदियों से जीवन को एक नई दिशा दिखलाने का काम कर रही हैं। जलमेव जीवनम सर्वम जीवातु भूतम च तत्। जो हमारे जीवन के लिए अमूल्य है, महत्वपूर्ण है, उसे संरक्षित करके रखना, सुरक्षित रखना आवश्यक है। जैसे हमारी सेहत,
स्वस्थ रहने की प्राकृतिक यात्रा में हम आपके लिए लेकर आए हैं स्पेशल हेल्थ सीरीज, जिसमें स्वास्थ्य को समग्र दृष्टिकोण में दिखाया जाता है। जीवनचर्या में बस थोड़ा सा बदलाव और आप भी कर सकते हैं बीमारियों से बचाव। आइए चलते हैं योग 360 में प्राकृतिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए। योग 360 में आपका स्वागत है। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी बनेंगे हेल्दी विद योग 360। आजकल हर जगह एक ही शब्द सुनाई देता है, वायरल। लेकिन आज हम किसी ट्रेंडिंग वीडियो या वायरल रील की बात नहीं करने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे वायरल की जो आजकल सभी को प्रभावित कर रहा है, वो है वायरल संक्रमण। अब वो कौन सी ताकत है जो इस वायरल के ट्रेंड को रोक सकती है? बारिश का सबसे ज़्यादा असर हम सभी पर पड़ता है। बारिश से बचने के लिए छाता यानी अम्ब्रेला ही काफ़ी नहीं होता, बीमारियों से बचना भी आवश्यक है और इसके लिए चाहिए सुरक्षा कवच, जिसे कहते हैं इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता। मॉनसून में सिर्फ मौसम नहीं बदलता, हमारी सेहत की परीक्षा भी शुरू हो जाती है। सवाल ये नहीं है कि बारिश होगी या नहीं या फिर कितनी होगी, महत्वपूर्ण सवाल ये है कि क्या हमारी इम्यूनिटी तैयार है। आइए बीमारियों के इस खतरे को घटाते हैं। मॉनसून में अपनी इम्यूनिटी को बेहतर और अच्छा बनाने के कुछ सरल उपाय आपको बताते हैं। बरसात का मौसम सुहावना होता है, लेकिन अपने साथ स्वास्थ्य के लिए कई तरह के खतरे भी लेकर आता है। इस मौसम में वातावरण में आर्द्रता का स्तर बढ़ जाता है। ऐसे में बैक्टीरिया, वायरस और फंगस के पनपने के लिए अनुकूल स्थिति बन जाती है। इसलिए इस मौसम में बीमारियों और संक्रमण से प्रभावित होने का खतरा अधिक होता है। यदि व्यक्ति की इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत हो तो शरीर संक्रमणों से बेहतर तरीके से लड़ सकता है और व्यक्ति इस मौसम में बीमारियों से बच सकता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाए रखने में उपयोगी है आसन, आहार और औषधि। सावधानी का साथ, सेहत का विश्वास, मजबूत इम्यूनिटी बने, हर मौसम की आस। कीजिए नियमित रूप से योग अभ्यास, तो इस मौसम और हर मौसम में कोई बीमारी नहीं आएगी आपके पास। बारिश के मौसम में अपनी सेहत का ध्यान रखने के लिए मैं आपको 2 अभ्यास बताने वाला हूँ, जिसमें पहला अभ्यास रहेगा हमारा वज्रासन, जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक रखेगा। सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों पैरों को हमने सीधा किया, यहीं से दोनों पैरों को पीछे की ओर बेंड करेंगे और इस प्रकार से पैरों को पीछे करके आप बैठ जाएंगे। बहुत ही सिंपल सरल क्रिया है। मैं आपको इस प्रकार साइड से भी आप देख सकते हैं। इस प्रकार से आप वज्रासन में कमर गर्दन सीधी करके बैठेंगे। 4 से 5 मिनट का अभ्यास करना है। और सबसे अच्छी और ख़ास बात इस आसन की यह है कि आप इस आसन को खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं। यह अभ्यास आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है और आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करके जो भी आप खाते हैं वो शरीर में अच्छे से पचने लगता है। दोस्तों, बहुत ही सिंपल और सरल अभ्यास है, इसका रेगुलर अभ्यास कीजिएगा। दूसरा अभ्यास इसी कड़ी में है सेतुबंध आसन। साइड से करवट लेते हुए धीरे से लेट जाएंगे। ऐसी सहजता के साथ आप लेट जाएंगे। जैसे आप सीधा लेटे, दोनों पैरों को यहाँ से बेंड करेंगे और हाथों से एंकल को यानी टखनों को पकड़ने का इस प्रकार से प्रयास करेंगे। यदि आप ऐसे नहीं पकड़ पा रहे हैं तो आप हील्स को पकड़ सकते हैं। कुछ लोगों का होता है कि पैर पीछे नहीं मुड़ते हैं, तो वो हाथों को इस प्रकार से जमीन पर रखेंगे और यहीं से श्वास को अंदर भरते हुए धीरे से ऊपर की ओर उठेंगे। ऐसे आप ऊपर की ओर जाएंगे, ऊपर की ओर आप गए और यहाँ पे आपको होल्ड करना है। मैक्सिमम जितना आप ऊपर की ओर उठ सकते हैं उतना उठें। ये अभ्यास करने से आप पाएंगे कि आपका जो स्पाइन है उसकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी। फिर धीरे से आप बैठ जाएंगे। ये 2 मुख्य अभ्यास योग के यदि आप करते हैं तो आपकी इम्यूनिटी ठीक होगी और बरसात के मौसम में आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे। आइए जानते हैं प्राणों की क्रिया को, प्राणायाम, जो कि योग का एक मुख्य भाग है और शरीर डिटॉक्सिफाई हो जाए उसके लिए आप अभ्यास करेंगे भस्त्रिका।
भस्त्रिका का परिणाम, यानी कि जो श्वासों की गति आपके शरीर में मैक्सिमम ऑक्सीजन यदि रहेगी तो आपके ब्लड में फ्लो करेगी, तो जिससे इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होती है। क्या करेंगे, दोनों हाथों को इस प्रकार से घुटनों पर रखिए, श्वास को गहरा भरा और छोड़ दिया। ये अभ्यास करने से आपके लंग्स की कैपेसिटी बढ़ेगी, साथ ही साथ जो लंग्स में एल्वुलाई हैं वो ब्लड में मैक्सिमम ऑक्सीजन को डिसॉल्व करेंगी, जिसके कारण मैक्सिमम ऑक्सीजन आपके ब्लड में ट्रेवल करेगी, जिससे आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होगी और किसी भी प्रकार का मौसम का प्रभाव फिर आपके शरीर पर नहीं पड़ेगा। स्वास्थ्य है सबसे अनमोल उपहार, इम्यूनिटी रखे हमें हर मौसम में तैयार। इस मौसम में बचना है अगर बीमारियों से, तो आप भी लीजिए स्ट्रेंथ और इम्यूनिटी बढ़ाने वाला संतुलित और पौष्टिक आहार। वर्षा ऋतु के अंदर हमारे शरीर के अंदर वात का प्रकोप होने के कारण हमारी इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है, क्योंकि हमारी अग्नि विषम हो चुकी होती है। इस अग्नि को सही रखने के लिए हमें गुरु भोजन का त्याग करना चाहिए, उचित आहार विहार का सेवन करना चाहिए। बिहार के अंदर कुछ चीज़ें प्रतिबंधित है, जैसे कि दिवास्वाप नहीं करना चाहिए। दोपहर में सोने से शरीर के अंदर अग्नि और मंद हो जाती है, जिससे शरीर में टॉक्सिन बनते हैं और हमारे को विभिन्न तरह के रोग होने की संभावना रहती है। इसी प्रकार आहार के अंदर दही या जो गुरु भोजन है, जो चीज़ें देर से पचती हैं, उनका सेवन करने से समस्या उत्पन्न हो सकती है। इसलिए हमें लघु सुपाच्य स्वाद में जो मधुर और लवण रसात्मक आहार हो, ऐसा सेवन करना चाहिए। खासतौर पे काली मिर्च का सेवन या कच्ची हल्दी का सेवन हम अगर क्वाथ बना के करते हैं या चाय बना के करते हैं तो वो फ़ायदेमंद होती है। इसी प्रकार अदरक या सौंठ का सेवन करें, वो फ़ायदेमंद रहता है। फलों के अंदर आजकल हम आलू बुखारा या आड़ू का सेवन करें तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए। इसी प्रकार भोजन के चीज़ों के अंदर अगर हमें जो हमारी इम्यूनिटी को सही रखते हैं, ऐसी चीज़ों के अंदर पुराना गेहूँ, पुराना चावल या जव का सेवन करें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। इसी के साथ ड्रिंक्स के अंदर या पानी का सेवन करते हुए अगर हम उसमें अल्प मात्रा में मधु मिला लें उष्ण जल के अंदर, तो वो फ़ायदेमंद रहता है। या फिर हम कुछ औषधियों से सिद्ध पानी, जैसे जिंजर यानी अदरक, शुंठी, काली मिर्च, इन चीज़ों से सिद्ध जल बना के अगर हम उसका सेवन करें तो भी हमारी अग्नि ठीक रहती है और इम्यूनिटी बूस्ट होती है। ना डर ना कोई बहाना, बस एक तैयारी। मजबूत इम्यूनिटी में ही है समझदारी। ये औषधियाँ बढ़ाएंगी इम्यूनिटी को, आपको देंगी सुरक्षा, तो दूर रहेगी हर बीमारी। वर्षा ऋतु में शरीर का जो बल है वो कम हो जाता है। उसका कारण ये है कि उस ऋतु में हमारी जो अग्नि है वो भी मंद हो जाती है और वात दोष का प्रकोप होता है। तो इसलिए हम अपनी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए जो घर में हमारे जो उपलब्ध औषधीय रूप में पौधे हैं, जैसे कि तुलसी है, हल्दी है, गिलोय है, इनका प्रयोग हम कर सकते हैं। तुलसी के पत्तों को तोड़कर उसको पानी में उबालकर उसका काढ़ा बनाकर सेवन किया जा सकता है। या जो एक हर्बल टी का एक कॉन्सेप्ट है, तो जैसे तुलसी के साथ आपने थोड़ा पिपली है, काली मिर्च है, अदरक है, लौंग है, इलायची है, इसका काढ़ा बनाकर अगर आप सेवन करते हैं सुबह शाम, तो वो भी आपकी जो वर्षा ऋतु के कारण होने वाली बहुत सारी रेस्पिरेटरी और डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स को बचाव कर सकता है। इसके अलावा गिलोय एक ऐसा पौधा है जो कि हमारे आसपास बहुत देखने को मिलता है, तो इसका प्रयोग आप काढ़े के रूप में भी कर सकते हैं और इसकी वटी भी आराम से उपलब्ध है मार्केट में। तो गिलोय घनवटी के नाम से, गुडूची घनवटी के नाम से आता है, तो उस गोली का भी एक गोली सुबह शाम आप प्रयोग कर सकते हैं। तो हल्दी का प्रयोग, अगर आपकी अग्नि ठीक है, पाचन तंत्र सही है, तो आप इसको आधा चम्मच हल्दी का जो पाउडर है उसको दूध में डालकर, गाय के दूध में डालकर ले सकते हैं सुबह शाम। तो ये आपका इम्यूनिटी भी इम्प्रूव करती है और बाकी रेस्पिरेटरी और बहुत सारी इन्फेक्शन से भी आपका बचाव करती है। तो इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा आयुर्वेद में जो और वर्णित रसायन है, जैसे शतावरी है या अश्वगंधा है, तो इनका प्रयोग भी आप चिकित्सीय परामर्श लेकर कर सकते हैं। जो भी रिसर्च हुई है उससे प्रूव हुआ है कि ये सारे के सारी जो पौधे हैं इम्यूनोमॉड्यूलेटर भी हैं, अडेप्टोजेनिक हैं और एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट है। तो इन सब का असर ये होता है कि ये अब आपकी जो इम्यूनिटी है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। च्यवनप्राश का प्रयोग आप 1 चम्मच सुबह खाली पेट रोज अगर सेवन करते हैं, तो ये आप, अगर आपका पाचन सही है तो पूरे वर्ष भी आप इसका सेवन कर सकते हैं। हमारे सबके घरों में शहद या मधु जो है वो हमें उपलब्ध हैगी। तो आयुर्वेद में जो वर्षा ऋतु में सेवन करने वाले आहार
बताए गए हैं या औषधियों का प्रयोग बताया, तो उसमें बोला गया है कि मधु का प्रयोग जरूर करना चाहिए, क्योंकि शरीर में क्लिन्नता बढ़ती है वर्षा ऋतु में, तो उस क्लिन्नता को ये कम करता है। तो मधु का सेवन आप कर सकते हैं। आप सिंपल क्या कहते हैं, 1-1 चम्मच सुबह शाम इसका वैसे ही प्रयोग कर सकते हैं। बरसात के मौसम में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें, साथ ही स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं, जिससे रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत बने, बीमारियों का खतरा कम हो और आप इस मौसम में भी स्वस्थ रह सके। तो आज आपने जाना वज्रासन का अभ्यास, सेतुबंध आसन का अभ्यास, भस्त्रिका प्राणायाम करने से होगा लाभ, इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाने में उपयोगी है योग, गर्म ताजा लघु व सुपाच्य आहार का सेवन करें, काली मिर्च व कच्ची हल्दी का सेवन करना लाभकारी है। इस मौसम में दही का सेवन न करें। पुराने चावल, गेहूं, जौ, आलू बुखारा व आड़ू का सेवन इम्यूनिटी के लिए उपयोगी है। अदरक, सौंठ व काली मिर्च से सिद्ध जल का सेवन करें। तुलसी, हल्दी, गिलोय का प्रयोग लाभकारी है। तुलसी, पिपली, काली मिर्च, अदरक, लौंग, इलायची का काढ़ा पीना उपयोगी है। गिलोय का काढ़ा, गुडूची घनवटी, शतावरी व अश्वगंधा का सेवन लाभकारी है। 1 चम्मच च्यवनप्राश का सेवन सुबह खाली पेट करना इम्यूनिटी के लिए लाभप्रद है। फिटनेस नहीं है सिर्फ एक फैशन, मजबूत इम्यूनिटी है हर मौसम का पैशन। मजबूत पैशन होना ज़रूरी है और बारिश आए तो खुशियाँ बरसाए, बीमारियाँ नहीं। इम्यूनिटी को अपने आप बढ़ाएं और आपको बीमारियों और वायरस से बचाए। सेहत जब होगी नंबर 1, तभी तो हर मौसम का मिलेगा कंप्लीट फन। हेल्थ संबंधित जानकारी हम आप तक ऐसे ही लाते रहेंगे, आपको हेल्दी बनाते रहेंगे। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी बनेंगे हेल्दी विद योग 360। पर्यटन केवल घूमने फिरने तक सीमित नहीं, बल्कि संस्कृति, रोजगार और आर्थिक विकास का मजबूत आधार है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की मंशा अनुरूप और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश का पर्यटन अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान बना रहा है। वसुधैव कुटुम्बकम की भावना के साथ मध्य प्रदेश देश विदेश से आने वाले हर पर्यटक का आत्मीय स्वागत कर रहा है। मध्य प्रदेश आके हमें प्रकृति, संस्कृति और आध्यात्मिकता का अनुभव हुआ। यहाँ की साफ सफाई, व्यवस्थाएं और लोगों का अपनापन हमारी यात्रा को यादगार बना गया। मध्य प्रदेश सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रामीण पर्यटन, वेलनेस और इको टूरिज्म जैसे नए क्षेत्रों पर विशेष फोकस के साथ मध्य प्रदेश सतत विकास और बेहतर पर्यटन अनुभव की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से और अन्य पर्यटकों की दृष्टि से अगर कोई पर्यटक आए किसी राज्य में, हाँ हमें गर्व है मध्य प्रदेश वो स्थान है जहाँ सर्वाधिक रूप से टूरिज्म का सेक्टर सबसे अच्छी गति से बढ़ा। कमाल है साहब, आपका परिवार आपके भरोसे बैठा है और आप किस्मत के भरोसे बैठे। थोड़ा सोचिए, कल अगर आप दुर्भाग्यवश नहीं रहे तो उनका साथ किस्मत नहीं पॉलिसी बाजार से लिया हुआ टर्म इंश्योरेंस देगा। परिवार के लिए इतना तो कर ही सकते हैं ना आप। परिवार सबसे पहले। पॉलिसी बाजार पे 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस सिर्फ 410 रुपए हर महीने से शुरू होता है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कहते हैं मित्र जीवन में ज़रूर बनाने चाहिए जो आपको सहारा देते हैं। ज्ञान सबसे अच्छा मित्र है, क्योंकि चाहे कैसा भी कठिन मौसम हो उसको आप अपने साथ लेकर चलते हैं, अर्थात वो आपको जीवन में कभी हारने नहीं देता। आप लीजिए संस्कृत का ज्ञान हमारे सहयोगी डॉक्टर गिरीश द्विवेदी के साथ और हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। नमो नमः मित्राणि। संस्कृत पाठशालायाः एतस्यां कक्षायां भवतां सर्वेषां स्वागतम्। मम नाम गवीशः। संस्कृत पाठशाला में हम दैनंदिन जीवन में प्रयोग में आने वाले वाक्यों को संस्कृत में बोलना सीखते आ रहे हैं। आइए सीखने के इस क्रम को बढ़ाते हैं आगे और सीख लेते हैं कुछ और नए संस्कृत वाक्यों को। यदि हमें कहना हो मुझे कोई कष्ट नहीं है, तो इसके लिए हम संस्कृत में कहेंगे मम कोपि कष्टः नास्ति। मम
कोपि कष्टः नास्ति। यदि वाक्य हो यह कठिन नहीं है तो इसे संस्कृत में कहेंगे एतत् कष्टकरम नास्ति। एतत् कष्टकरम नास्ति। क्या लाए हो? यदि हमें इसका संस्कृत वाक्य बनाना हो तो कहेंगे किम आनीतवान। किम आनीतवान। ऐसे ही यदि कहना हो आपको किसने कहा तो इसके लिए हम कहेंगे भवंतम कह उक्तवान। भवंतम कह उक्तवान। कुछ देर बाद आ जाएंगे। इसका संस्कृत वाक्य बनेगा किंचिद अनंतरम आगच्छेत। किंचिद अनंतरम आगच्छेत। प्रायः वैसा नहीं होगा। यदि यह वाक्य हो तो कहेंगे प्रायः तथा न स्यात्। प्रायः तथा न स्यात्। कोई बात नहीं, कल दीजिए। इसका संस्कृत बनेगा चिंता मास्तु श्वः ददातु। चिंता मास्तु श्वः ददातु। मैं फिर बताऊंगा। इसे हम संस्कृत में कहेंगे अहम पुनः सूचयिष्यामि। अहम पुनः सूचयिष्यामि। आज क्या था? किम आसीत अद्य। किम आसीत अद्य। वाक्य यदि हो जरूर आऊंगा तो कहेंगे अवश्यम आगमिष्यामि। अवश्यम आगमिष्यामि। मालिक है क्या? इसे कहेंगे स्वामी अस्ति किम। स्वामी अस्ति किम। ऐसा क्यों हुआ? यदि हमें इस वाक्य के लिए संस्कृत में कहना हो तो कहेंगे किमर्थम एवं जातम। किमर्थम एवं जातम। इसी प्रकार यदि वाक्य हो क्या वह वहीं था तो संस्कृत में कहेंगे किम सः तत्रैव आसीत्। किम सः तत्रैव आसीत्। कुछ कहा? किमपि उक्तवान। किमपि उक्तवान। कहां से लाया? कुतः आनीतवान। कुतः आनीतवान। वाक्यों के क्रम में यदि कहना हो और कोई काम नहीं है तो इसके लिए कहेंगे अन्यत् किमपि कार्यम नास्ति। अन्यत् किमपि कार्यम नास्ति। मेरी बात सुनिए। मम वचनम शृणोतु। मम वचनम शृणोतु अर्थात मेरी बात सुनिए। आप भी ऐसा करिए। भवान अपि एवं करोतु। भवान अपि एवं करोतु। मित्रों, आज ये कुछ और नए वाक्य हमने सीखे हैं। इनका दैनंदिन व्यवहार में प्रयोग करने से ये वाक्य आपको और भी ज्यादा स्पष्ट हो जाएंगे। आप करते रहिए इनका अभ्यास। कुछ और नए वाक्यों के साथ होंगे आपके साथ पुनः उपस्थित। तब तक के लिए नमस्कार। नमो नमः।